इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। पीछे वाला टॉपिक मेरे ख्याल से ब्लड ग्रुप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, शायद उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज़ है, ब्लड के क्लॉट कैसे बनते हैं, ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली है क्या। जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, देखिए जैसे अगर सपोज किसी भी रीजन से स्किन के ऊपर कोई छोटा सा वुंड हो जाए, मैं किसी छोटे कट या वुंड की बात कर रही हूँ, कोई बड़ी इंजरी की बात नहीं कर रही, छोटा कोई कट या वुंड हो लग जाता है, सपोज एक नाइफ से या ब्लेड से, ठीक है, या शेविंग के टाइम रेजर से, इरेजर से स्किन के ऊपर कोई भी कट लग जाए, तो कुछ टाइम के बाद अगर हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते, तब भी कुछ टाइम के बाद जो हमारा ब्लड है अराउंड 3 to 6 मिनट्स के बाद ब्लड के अंदर नेचुरल क्लॉट बन जाता है, हमारी स्किन के ऊपर नेचुरली जो है ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है। तो वो जो क्लॉट होता है ब्लड का, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो क्लॉट बन जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड से, बॉडी से ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसीलिए जो ब्लड क्लॉटिंग है एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्लीडिंग है, जो हमारी आर्टरी से या जो वेन से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड फ्लो करता रहे, तो अल्टीमेटली इट विल बी इंजूरियस टू द हेल्थ। सो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म which will take around 3 to 6 minutes to form the natural clot after a minor injury in case of normal person। और blood जो flow time होगा that is around the 1 to 4 मिनट की कट लगने के बाद 1 से लेके 4 मिनट तक ब्लड का जो है बहता रहेगा, ब्लड जो है फ्लो करता रहेगा और 3 से 6 मिनट के बीच में ही ब्लड की नेचुरल क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग होनी बहुत जरूरी टाइम है मिनट्स तक। सो 1 to 4 मिनट इट इज द ब्लीडिंग टाइम, इट इज द ब्लीडिंग टाइम, और 3 to 6 मिनट इट इज द क्लॉटिंग टाइम। अब ब्लड का जो क्लॉट है, जो ब्लड क्लॉटिंग है, वो होती कैसे है, ब्लड जो क्लॉटिंग है वो होती कैसे। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे पहले, जो फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोगों ने 3 या 4 फैक्टर्स के नाम पढ़े होंगे, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, देयर आर द 9 फैक्टर्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, देयर आर द 9 फैक्टर्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। वो 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज फैक्टर 1, इनको हमेशा रोमन में लिखते हैं हम, इसको फैक्टर 1 में 1 सिंपल 1 नहीं लिखेंगे, हमेशा रोमन में लिखेंगे। फैक्टर 1 दैट इज फाइब्रिनोजन, नोट कर लें इसको साथ के साथ। फैक्टर 2 दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 that is thromboplastin। फैक्टर 4 कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 क्विक लेबाइल फैक्टर, क्विक लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 इसकी जो एग्जिस्टेंस है फैक्टर 6 की अभी प्रूफ नहीं हुई कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है
या नहीं भी करता। फैक्टर 7 क्विक स्टेबल फैक्टर, क्विक स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8, सारे मैं रोमन में ही लिख रही हूं इसमें। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंड लास्ट इज फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। लास्ट इज फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। ये 9 फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। These 9 factors help in the blood clotting। अब हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे? ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे? What is the process of blood clotting? सबसे पहले जब भी कोई इंजरी होती है, कोई भी कट लगता है, तो कट लगने की वजह से क्या होगा, जो प्लेटलेट्स सेल होंगे, कट लगने की वजह से जो प्लेटलेट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, 3 बताए थे मैंने आपको। प्लेटलेट सेल्स होंगे। दीज प्लेटलेट सेल विल रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। These platelet factors will release the, these platelet cells will release the thromboplastin. This thromboplastin will help to convert prothrombin into thrombin। इसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। दिस थ्रोम्बिन will help to convert the fibrinogen to fibrin। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा। दिस फाइब्रिन विल फॉर्म ए मैश और विल फॉर्म द एंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से इन द आरबीसी। आरबीसी के ऊपर या जो भी हमारा वुंड है उस वुंड के ऊपर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। फाइब्रिन जो है क्या धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ये इनके बीच में आरबीसी यहाँ एंटेंगल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड्स टू द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। दोबारा से रिपीट करें इसको। अब इसमें फैक्टर्स का मान यूज हो रहे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ फैक्टर्स तो आपने 9 लिखवा रही है और इसमें यूज तो फैक्टर हुए नहीं, 3 या 4 फैक्टर्स यूज हुए, तो बाकी फैक्टर्स का कहाँ होगा? देखिए, सबसे पहले जो प्लेटलेट्स थे, जो हमारी रप्चर हुआ स्किन के ऊपर, जो प्लेटलेट सेल से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर हुआ? दिस वन, फैक्टर 3। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फैक्टर नंबर 3। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन था आपका ये फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2, जब प्रो वर्ड किसी के आगे लग जाता है तो इसका मतलब वो उसकी इनएक्टिव स्टेज है। इसका मतलब ये थ्रोम्बिक फैक्टर की इनएक्टिव स्टेज थी, तो यह फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 को उसने कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में, उसने इनएक्टिव स्टेज में, लेकिन ये किसकी
आयन की वजह से। कैल्शियम आयन में कौन सा था? फैक्टर नंबर 4। दिस इज द फैक्टर नंबर 4। थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। तो फाइब्रिनोजन कौन सा फैक्टर था? फैक्टर नंबर 1। दिस इज द फैक्टर नंबर 1। उससे क्या बना? फाइब्रिन बना, और फाइब्रिन ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो इतना बारीक मेश लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है कि आरबीसीज उसके अंदर जाके एंटेंगल हो जाते हैं और उससे क्या होगा कि क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब ये फैक्टर 1 2 3 4 तो हो गए, फैक्टर 1 2 3 4 तो यूज हो गए, लेकिन बाकी के फैक्टर कहाँ यूज हुए? बाकी जो फैक्टर 5 है या जो फैक्टर 7 है, फैक्टर क्विक स्टेबल और क्विक लेबाइल फैक्टर, ये फैक्टर जब यहाँ प्लेटलेट से फैक्टर 5 एंड फैक्टर 7, ये जब प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है तो ये फैक्टर 5 और फैक्टर 7 ही है जो प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, सोए हुए प्लेटलेट्स को जगाते हैं कि स्किन के ऊपर वुंड बन गया है, स्किन के ऊपर कट बन गया है, जाओ जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करो। ये फैक्टर्स हैं जो उसको बूस्ट अप करते हैं। फैक्टर 6 मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसकी अभी तक एग्जिस्टेंस कहीं प्रूव नहीं हुई है कि ये कौन सा फैक्टर है, इसका क्या फंक्शन है। फैक्टर 8 क्या है? ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। दिस वन इज द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अगर फैक्टर 8 बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। चाहे ये सारी प्रोसेस चल रही है, फैक्टर 8 का रोल या फैक्टर जो 9 है, फैक्टर 9 का रोल एग्जैक्टली क्या रोल है वो अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। लेकिन फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, हीमोफिलिया होता है कि जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, तो फैक्टर 8 अगर नहीं होगा तो ये सभी फैक्टर्स इवन प्रेजेंट होने के बाद भी ब्लड में नेचुरल क्लॉटिंग नहीं होगी। और जो फैक्टर 9 है उसको क्रिसमस फैक्टर इसलिए बोला है क्योंकि अमेरिकन जो निग्रोज हैं उनके अंदर एक पर्सन था जिसका नाम था क्रिसमस, उसके नाम पे ही इस फैक्टर का नाम फैक्टर 9 दिया गया। ठीक है, ये फाइंड आउट किया गया कि जो इस पर्सन की जो डेथ थी, इस पर्सन की डेथ ब्लीडिंग की वजह से हुई। एक छोटा सा वुंड हुआ, छोटे से इंजरी हुई, उससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती गई और इसकी डेथ हो गई। अब जो अमेरिकन है थोड़े से तो होते ही हैं सिर पे, उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक कितनी से इंजरी से, इतने से छोटे से घाव से पर्सन की डेथ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसकी बॉडी के अंदर ये सारे 8 के 8 फैक्टर्स प्रेजेंट थे, लेकिन फैक्टर 9 था जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं है। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि जिसके पास फैक्टर 8 नहीं है उसकी भी क्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन ये फैक्टर 8 भी प्रेजेंट था उसकी बॉडी में, एंटी हीमोफिलिक भी फैक्टर था, तो लेकिन इसके बाद भी उसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं हुई, उसके बाद भी उसकी डेथ हुई छोटे से इंजरी से, घाव से। उसके नाम पर ही इस पर्सन को फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर का नाम दे दिया। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ब्लड के टॉपिक से बड़ी एनर्जी आती है पढ़ने में। ब्लड के टॉपिक से बात करोगे तो इसमें एनर्जी कहाँ से? अरे एनर्जी ब्लड से तो ट्रांसफ्यूज होती है, ब्लड से जो फूड हम खाते हैं जो ऑक्सीडाइज होता है ब्लड सेल के अंदर या हमारे जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं से तो बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। तो ब्लड के टॉपिक को पढ़ने से तो एनर्जी आएगी। तो दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं। There are the 9 factors which are responsible for the blood clotting. Factor 1 fibrinogen, 2 prothrombin, 3 thromboplastin, 4 calcium ion, 5th quick labile factor, 6
existence not known till that. 7th quick stable factor, 8th एंटी-हेमोफिलिक एंड 9th क्रिसमस फैक्टर। सबसे पहले क्या हुआ, जब बॉडी के ऊपर वुंड बना या घाव बना या कोई भी छोटा सा कट हुआ, फैक्टर 5 और फैक्टर 7 यानी क्विक लेबाइल और क्विक स्टेबल फैक्टर ने प्लेटलेट को इंड्यूस किया कि जाकर तुमने थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी फैक्टर 3 को रिलीज करना है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, फैक्टर 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन को इसकी इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 4 दैट इज द कैल्शियम आयन। इसके बाद क्या हुआ, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के बाद इट विल हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक। अगर आप वहां पे ब्लड क्लॉटिंग में ये वाला चार्ट बना देते हो और ये फैक्टर इतना सा टॉपिक भी अगर आप उसमें लिख दोगे, चाहे आप पूरी थ्योरी इसमें लिखें या ना लिखें, तो भी आपको इस चार्ट के बेस के ऊपर यू विल गॉट द फुल मार्क्स, यू विल गॉट द कंप्लीट मार्क्स। नाउ द लिस्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर भी उसके साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ब्लड। कि ब्लड के साथ बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो रिलेट करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं ब्लड के साथ, ब्लड से रिलेटेड जैसे जो हाई बीपी, लो बीपी, वो प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली ब्लड से रिलेटेड नहीं है, वो तो प्रॉब्लम्स तो रिलेटेड है पंपिंग ऑफ ब्लड से रिलेटेड। तो वो हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे जो भी हार्ट का टॉपिक आएगा। इसमें हम सिर्फ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे आरबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई हमारी डाइट की वजह से जो ब्लड की सेल्स में या ब्लड की कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें शेयर करेंगे। Now blood is disorders. सबसे पहला जो डिसऑर्डर है जो हम पढ़ते आए हैं आज तक या सुनते आए हैं, दैट इज अनीमिया। अनीमिया क्या है? अनीमिया मीन्स ब्लड की कमी होना। किसी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए किसी भी रीजन से, ब्लड की कमी का क्या मतलब है कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। देयर इज डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, उसको हम अनीमिया बोलते हैं। कह देते हैं ना कि उसमें खून की कमी है। खून की कमी की वजह से जब आप देखो कि छोटे बच्चों में अनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है और उनको हम आयरन टैबलेट्स देते हैं खाने के, तो दैट इज द अनीमिया। अब अनीमिया के बहुत से टाइप्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं अनीमिया के, कि क्या रीजन हो सकता है इसमें अनीमिया में। सबसे पहला जो इसमें अनीमिया है दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस जो अनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की कमी से, डेफिशिएंसी की वजह से। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा कि जो विटामिन B12 है वो आरबीसीज को बनाने के लिए या हीमोग्लोबिन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होगा। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही क्लियर है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एफपी मतलब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी सेल्स कम हो जाएंगे। आरबीसी सेल्स कम होंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में कैरी होना है उसमें कमी हो जाएगी।
तो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चौथा है इसमें हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक, हीम यानी आरबीसी सेल्स, लिटिक मैंने आरबीसी सेल्स का टूटना। किसी भी वजह से अगर आरबीसी सेल्स का डिस्ट्रक्शन रेट बहुत फास्ट हो जाए और उसकी वजह से आरबीसी सेल्स के नंबर कम हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। जैसे किसी भी डिजीज में मलेरिया, मलेरिया के केस में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होती है, मलेरिया, तो दिस इज द hemolytic anemia, reason of the hemolytic anemia. Next is the aplastic anemia. Aplastic anemia, aplastic anemia मतलब जब ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो से। अगर बोन मैरो की फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाए, बोन मैरो अपना काम करना स्लो कर दे, तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन तो 120 डेज था, 120 डेज में तो आरबीसी ने टूटना ही टूटना है, लेकिन बोन मैरो उस रेट से ब्लड नहीं बना है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। एक है इसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक, ये परनीशियस एनीमिया तो विटामिन B12 की वजह से था। एक होता है इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इस केस में अगर फोलिक एसिड और विटामिन B12, यहाँ तो विटामिन B12 था केवल, यहाँ फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक। सो दीज आर द एनीमिया व्हिच इज द पर्नीशियस, आयरन डेफिशिएंसी, हेमोलिटिक एनीमिया और एब्लास्टिक। इसी तरह से टर्म है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, ये सारी आरबीसी से रिलेटेड टर्म्स ही हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड भी आएंगी। नेक्स्ट जो टर्म है polycythemia, when there is increase in the production of RBC। अगर किसी भी रीजन से आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी या आरबीसी सेल्स ज्यादा बनने लगेंगे, उससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कुछ टर्म है, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स हैं। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस जब डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन रेट बहुत फास्ट हो जाए, डिस्ट्रक्शन रेट फास्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और दूसरी हो जाए ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब कि जब डब्ल्यूबीसी की नंबरिंग किसी वजह से कम हो जाए, किसी भी इंफेक्शन में, कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन में जब डब्ल्यूबीसी सेल्स सेल काउंट डिक्रीज हो जाए उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। एक और डिसऑर्डर है इसमें थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस जब कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है। जैसे हमने सुना है कि जो हार्ट रेट है, हार्ट अटैक के मोस्टली चांसेस हैं, जो ब्रेन हेमरेज के, कि ब्रेन में क्लॉट आ गया था, हार्ट में क्लॉट आ गया था। तो क्लॉट कहाँ से आता है, जब ब्लड के अंदर किसी भी रीजन से, सपोज आरबीसी सेल जो पीछे एक मैंने डिजीज बताई है पॉलीसाइथीमिया,
उसकी वजह से ही सपोज अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए, विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस क्लोट बन जाएगा, जिसकी वजह से अटैक करने की वजह से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड थी। इसमें एक टॉपिक और भी है फंक्शंस ऑफ ब्लड, वो मैंने बीच बीच में आपको करवाया भी है। उसमें आप जैसे आरबीसीज के अलग से फंक्शन, डब्ल्यूबीसीज के अलग से फंक्शन, प्लेटलेट्स के, प्लाज्मा के, ये सारे फंक्शंस अगर आप इकट्ठे करके लिख लोगे कि ब्लड को कैरी ऑन करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड के थ्रू ही निकलता है, या जो प्लाज्मा के अंदर जो गामा ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो ये सारे आपके ब्लड के फंक्शंस आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये ब्लड का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेकर आएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।